ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मानव भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ह्यूमन लाइफ इन इक्वेटोरियल रीजन यानी कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में मानव जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निवास करने वाले मुख्य रूप से आदिम जनजातियों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मानव सभ्यता के विकास के क्रम में मानव समाज में प्राकृतिक वातावरण के साथ विभिन्न रूपों में समायोजन करते हुए सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है। वर्तमान समय में हमें जिस तरह की सांस्कृतिक भूदृश्य दिखाई देते हैं, उन समस्त सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण मानव समाज ने अपने उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक सभ्यता के विकास क्रम में इनका विकास किया है। मानव ने अपने इस सभ्यता के विकास के क्रम के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी व्यापक विकास किया है तथा मानव सभ्यता के विकास की इस लंबी प्रक्रिया के बावजूद भी वर्तमान में विश्व के अनेक ऐसे भाग हैं जहां पर वर्तमान समय में आदिम या जिसे हम आदिवासी समुदाय कहते हैं, जिन्हें हम आदिम जनजाति समुदाय कहते हैं, आज भी निवास कर रहे हैं। और ये जो विश्व के विभिन्न भागों में जो आदिम मानव समाज निवास कर रहा है, ये वर्तमान आधुनिक सभ्यता से दूर अपनी परंपरागत परंपराओं, व्यवसाय और जीवन शैली को सुरक्षित रखने हेतु निरंतर रूप से प्रयासरत है। ये जो वर्तमान में जितनी भी आदिम जनजातियां विश्व के जिन जिन भागों में निवास करती है, उनके आवास, रहन सहन, व्यवसाय, सामाजिक संगठन, परंपराएं, रीति रिवाज, ये समस्त मुख्य रूप से पर्यावरण के साथ अनुकूल या उससे जनित है। यानी कि वर्तमान में जितने भी विश्व में आदिम समाज रहते हैं, उन आदिम समाजों ने अपने समस्त सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक रीति रिवाज जितने भी प्रकार के हैं, चाहे वो सभी उनकी क्रियाएं उस संबंधित क्षेत्र के पर्यावरण के साथ अनुकूलन द्वारा उत्पन्न हुई है, या वो जो जितने भी हमें वहाँ पर सांस्कृतिक भूदृश्य दिखाई देते हैं, वे समस्त सांस्कृतिक भूदृश्य संबंधित क्षेत्र के साथ इन आदिम जनजातियों के जलवायु के अनुकूलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। यदि हम आदिम जनजातियों की बात करें तो वर्तमान समय में जो आदिम जनजातियां हैं, ये मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय प्रदेश, जिसे हम विषुवत रेखीय प्रदेश भी कहते हैं, घने जंगल जहाँ पर पाए जाते हैं, पहाड़ी और पठारी प्रदेश, विश्व के उष्ण शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, घास के प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, मानसूनी प्रदेशों में आधुनिक मानव समाज से दूर अपनी आदिम सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ विषम भौतिक परिस्थितियों में ये आदिम जनजातियां निवास कर रही है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से वे कौन सी आदिम जनजातियां हैं जो विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में निवास करती हैं और वहाँ की जलवायु के साथ में समायोजन स्थापित करके जीवन यापन कर रही है, उनका अध्ययन करेंगे। तो विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं के साथ समायोजन करके वर्तमान समय में निवासरत प्रमुख आदिम जनजातियां हैं, वो है एक तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में पिग्मी, सेमांग, सकाई और बोरो, ये जनजातियां निवास करती है। पिग्मी अफ्रीकी महाद्वीप में भूमध्य रेखीय प्रदेश में निवास करती है। सेमांग, सकाई ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करती है और बोरो ये दक्षिणी अमेरिका के विषुवत रेखीय प्रदेशों में निवास करती है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेशों में जो प्रमुख रूप से जनजातियां निवास करती है, उसमें बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल और बद्दू ये अरब के मरुस्थल में निवास करती है। मानसूनी प्रदेश मुख्य रूप से भारत का जो मानसूनी प्रदेश है,
इस भाग में वर्तमान में अनेक आदिम जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें नागा, गोंड, संताल, भील, गुज्जर, टोडा, चकमा, भोटिया ये मुख्य रूप से भारत में निवास करती हैं, जबकि रेड इंडियंस ये उत्तरी अमेरिका में निवास करने वाली प्रमुख आदिम जनजाति है। घास के प्रदेशों में जो जनजाति निवास करती है उसमें किर्गिज और एक नाम है मसाई जनजाति ये निवास करती है। टुंड्रा प्रदेशों में जो वर्तमान समय में आदिम जनजातियां निवास कर रही है आधुनिकता से दूर, वे है एस्किमो, लेप्स, याकूत, समायोट्स, युकागीर और चुक्सी। तो ये नाम है विभिन्न पृथ्वी के विभिन्न जलवायु प्रदेशों में निवास करने वाले प्रमुख आदिम जनजातियों का। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भूमध्य रेखीय प्रदेश में निवास करने वाली एक प्रमुख आदिम जनजाति पिग्मी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। उनके सामाजिक स्तर, उनके व्यवसाय, उनके निवास क्षेत्र, उनके वस्त्र, उनके भोजन, इनके संबंध में विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो जो पिग्मी जनजाति है, जो आदिम जनजाति है, ये जनजाति का मुख्य रूप से हम यदि निवास क्षेत्र देखें तो ये जनजाति वर्तमान में भूमध्य रेखा से 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य वनों में अफ्रीकी महाद्वीप में निवास करती है। और अफ्रीका महाद्वीप में भी यह जनजाति मुख्य रूप से कांगो बेसिन के पूर्वी भाग में इतुरी नदी के तटीय क्षेत्रों में निवास करती है। इसके अलावा यह पश्चिम से लेकर के पूर्व में युगांडा तक बिखरे हुए रूप में निवास करती है। यदि हम वर्तमान में जिस क्षेत्र में पिग्मी जनजाति निवास करती है, इन जाति के जलवायु संबंधी दशाओं का अध्ययन करें कि ये किस तरह की जलवायु परिस्थितियों में निवास करती है, तो ये आदिम जनजाति वर्तमान में भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र जलवायु में निवास कर रही है। और यहाँ ये वर्तमान में जहाँ निवास कर रही है वहाँ अत्यधिक बारिश होती है, साथ ही यहाँ पर सघन और ऊंचे वन पाए जाते हैं। यहाँ की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में है। और यहाँ का जो औसत तापमान है, औसत वार्षिक तापमान वो बहुत ऊंचा है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में यहाँ रहता है। यहाँ का जो तापमान है, यहाँ का उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और शांत वायु के कारण यहाँ का जो मौसम है वह बहुत ही उमस भरा रहता है। इस प्रकार पिग्मी जनजाति ने ऐसे अनुपयुक्त और विपरीत पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित किया है तथा वर्तमान में ये जनजाति एक तरह से इस भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में चलवासी जो जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि इनका कोई स्थायी आवास नहीं है। ये कुछ समय के लिए एक स्थान पर रहते हैं, उसके बाद में अपने आवास क्षेत्र को बदल लेते हैं। तो ये जो पिग्मी जहाँ रहती है वहाँ की जलवायु की स्थिति थी। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि पिग्मी जनजाति का जो आवास क्षेत्र है कहाँ कहाँ रहते हैं। तो ये मुख्य रूप से मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 3 डिग्री अक्षांशों के बीच में यह जनजाति निवास करती है। किस तरह से ये जायरे में भी निवास करती है, गेबन, कैमरून इन इलाकों में मुख्य रूप से, और कांगो नदी के आसपास के इलाकों में यह पिग्मी जनजाति निवास करती है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का मध्यवर्ती भाग है। और ये पिग्मी जनजाति है, ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती भाग और पश्चिम से आंतरिक भागों में, जो कि नदी है, कांगो नदी है, इन नदियों के आसपास के इलाकों में निवास करती है मुख्य रूप से। अब हम बात करते हैं इन
पिग्मी जनजाति के शारीरिक विशेषताओं के बारे में कि इन जनजाति की वैसे कौन सी शारीरिक विशेषताएं हैं जिसके आधार पर उनकी पहचान की जा सकती है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो पिग्मी जनजाति है ये मानव समुदाय की निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है। ये निग्रोइड प्रजाति पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले मानव समाज की पहली प्रजाति मानी जाती है और इसी प्रजाति से संबंधित है पिग्मी आदिम जनजाति। इस पिग्मी आदिम जनजाति का जो शारीरिक कद है यह बहुत ही छोटा है और इसी छोटे कद के कारण इसे बोना भी कहा जाता है और इनका जो औसत शारीरिक कद है ये 132 सेंटीमीटर तक है। इस प्रजाति के नाटे लोगों को हम कहते हैं निग्रिलो, यानी कि इस प्रजाति के जो ऊंचाई में कम है, जिनका कद छोटा है, उन्हें हम निग्रिलो कहते हैं। इसके अलावा इनके शारीरिक लक्षणों में यदि इनके बाल की बात करें तो इनके बाल छल्लेदार होते हैं, इनकी त्वचा का रंग है वो काला होता है, नाक चौड़ी और चपटी होती है, होठ इनके मोटे होते हैं और उनका चेहरा आगे की ओर निकला हुआ होता है। इन शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही हम पिग्मी जनजाति की पहचान करते हैं। अब पिग्मी जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है, ये व्यवसाय, इनका मुख्य व्यवसाय आखेट या शिकार करना है। साथ ही जो जलीय क्षेत्र है, तालाब है, उनसे मछलियाँ पकड़ना है। तो ये पिग्मी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है, जंगलों में शिकार करना और मछलियाँ पकड़ना। ये लोग जब शिकार करते हैं तो बड़े पशुओं का जो शिकार है ये समूह में करते हैं। इसके अलावा ये शिकार करने के लिए अपने परंपरागत तरीकों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग पशु पक्षियों की बोलियों की नकल करने में बहुत ही होते हैं प्रवीण तथा बनावटी बोली बनाकर विभिन्न पशु और पक्षियों की बनावटी बोली निकाल करके ये उनके साथ में शिकार करते हैं, यानी कि उनके साथ में छल करके उनकी बोली निकाल करके इनका शिकार करते हैं। इसके अलावा पिग्मी जनजाति के यदि हम भोजन की बात करें तो निश्चित रूप से पिग्मी जनजाति है ये, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका जो मुख्य व्यवसाय है ये शिकार करना है और मछलियों को पकड़ना है, तो ये मुख्य रूप से मांसाहार पर ज़्यादा निर्भर है, शिकार से प्राप्त पशु पक्षियों का मांस। इसके अलावा ये जंगल से एकत्रित किए गए कंद फल के साथ साथ मछलियाँ इन पिग्मी जनजातियों का मुख्य भोजन है। ये जो विभिन्न प्रकार का इनका भोजन है इसमें मांस प्रमुख है और इस मांस को ये भून करके भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं, दोनों प्रकार से खाते हैं। इसके अलावा पिग्मी जनजाति है ये पशुओं का रक्त बड़े चाव से पीते हैं, यानी कि इनका रक्त है वो, इनका पशुओं का जो रक्त है ये उनका प्रिय पेय पदार्थ माना जाता है तथा ये हाथी के मांस को बड़ी चाव से खाते हैं। इसके अलावा पिग्मी आदिम जनजाति की एक प्रमुख विशेषता ये है कि एक पिग्मी व्यक्ति है वो एक बार में ही 50 से 60 केले एक साथ में खा सकता है, ये इनकी मुख्य विशेषता है। इसके अलावा हम पिग्मी जनजाति के वेशभूषा की बात करें, इनके वस्त्रों की बात करें, तो पिग्मी जनजाति के लोग वर्तमान में विश्व के जिन भागों में रहते हैं वहाँ की जलवायु बहुत ही उष्ण और आर्द्र है और यह जलवायु, इस जलवायु के कारण पिग्मी जो समाज है ये बहुत कम वस्त्र पहनते हैं और या फिर प्रायः नंगे रहते हैं। ये लोग इनके जो होते हैं वस्त्र होते हैं, इन वस्त्रों में मुख्य रूप से वृक्षों की साल, पशुओं की खाल और ये विभिन्न प्रकार के वृक्षों के पत्तों को कमर के चारों ओर लपेटते हैं। इसके अलावा पिग्मी स्त्रियां हैं ये बांस से निर्मित लंबे दांतों वाले कंघे को कमर से नीचे लटका करके रखती है। उनकी ऐसी मान्यता है
कि जब इस बांस से निर्मित कंगे को कमर के नीचे लटका करके रखते हैं तो उन्हें अनेक बीमारियों से सुरक्षा मिलती है, साथ ही जादू टोनों से भी उन्हें सुरक्षा मिलती है। ऐसी इन पिग्मी जनजाति समुदाय की धारणा है, मान्यता है। अब यदि हम बात करें कि पिग्मी जो जनजाति है वो किस प्रकार के उपकरणों औजारों का उपयोग करते हैं, तो पिग्मी जनजाति के जितने भी औजार और उपकरण हैं वे बहुत ही साधारण हैं और इनके जो शिकार करने के लिए ये जो जितने भी धनुष और बाण का इस्तेमाल करते हैं, ये धनुष और बाण बांस से निर्मित होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उपकरण इनके बांस के द्वारा निर्मित होते हैं। इसके अलावा शिकार करने के लिए पिग्मी जाति के लोग, जनजाति के लोग पत्थर से निर्मित औजारों का भी प्रयोग करते हैं। पानी भरने और पीने के लिए ये बांस की तुम्बी का प्रयोग करते हैं, यानी कि पानी को संग्रहित करने तथा पानी पीने के लिए ये बांस से निर्मित तुम्बी का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं इन पिग्मी आदिम जनजाति के आवास की, यानी कि इनके घर निवास किस तरह के बने हुए होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। तो पिग्मी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पिग्मी जो जनजाति है वह चलवासी जीवन यापन करती है, यानी कि उनका निवास स्थान स्थायी नहीं है। ये एक निश्चित क्रम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करते रहते हैं। इस कारण इनका जीवन है ये घुमक्कड़ प्रकृति का होने के कारण इनका जो निवास है वह स्थायी नहीं है। पिग्मी जनजाति के लोग हैं ये जंगली जीवों और जंतुओं से रक्षा हेतु अधिकतर पेड़ों के ऊपर झोंपड़ियां बना करके रहते हैं और इनकी जो झोंपड़ियां हैं ये मुख्य रूप से वृक्षों की टहनियां, पत्तों, घास फूस से बनाई जाती हैं। इसके अलावा इनकी जो वृक्षों के ऊपर जिस प्रकार की झोंपड़ियां बनाई जाती है, इन झोंपड़ियों के दरवाजे इतने छोटे होते हैं, इनका प्रवेश द्वार इतना छोटा होता है कि ये लोग घुटनों के बल रेंग करके इन झोंपड़ियों में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक पिग्मी परिवार के लिए अपना एक झोंपड़ी होती है और जब ये एक समूह में रहते हैं तो कम से कम 10-12 झोंपड़ियों का निवास करते हैं, झोंपड़ियों का निर्माण करते हैं और इन 10-12 झोंपड़ियों का जो निर्माण है ये अस्थायी होता है और जब इनको एक निश्चित अवधि के बाद में पलायन करना होता है तो इन झोंपड़ियों को छोड़ करके वे दूसरे क्षेत्रों में जा करके इसी प्रकार से झोंपड़ियों का निर्माण करते हैं और अपना अस्थायी निवास की स्थापना करते हैं और समूह में 10 से 12 तक की झोंपड़ियों का ये लोग निर्माण करते हैं। अब हम यदि बात करें पिग्मी समुदाय के व्यापार या इनके वस्तु विनिमय की बात करें तो हालांकि पिग्मी आदिम समाज का वर्तमान के आधुनिक समाज से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी इन पिग्मी जहाँ वर्तमान के अंदर जो मध्य अफ्रीका का जो विषुवत रेखीय पश्चिमी भाग है जहाँ ये पिग्मी समाज रहता है, उनके समीपवर्ती इलाकों में ही बंटू कृषक निवास करते हैं। उनका निवास स्थायी माना जाता है और इन बंटू कृषकों के साथ में ये वस्तुओं का विनिमय करते हैं मुख्य रूप से। तो कांगो बेसिन में वर्तमान समय में पिग्मी जो समुदाय है वो इनके निकटवर्ती इलाकों में रहने वाले बंटू किसानों के साथ में व्यापार करते हैं। ये बंटू किसान और पिग्मी दोनों एक दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण इनके बीच में आवश्यक वस्तुओं का विनिमय होता है वो मौन रूप में होता है, यानी कि ये जब वस्तुओं का विनिमय करते हैं तो ये सीधा समझौता नहीं करके एक दूसरे से मौन स्वीकृति के आधार पर ये व्यापार करते हैं और उनके इस व्यापार को हम मूक व्यापार कहते हैं। दरअसल इस व्यापार में होता यह है कि पिग्मी समुदाय अपने लिए
सामग्री की जो आवश्यकता पड़ती है किसानों से लेने की, उन सामग्री को प्राप्त करने के लिए ये निश्चित मात्रा में एक जगह पर मांस को ला करके रखते हैं, और जब बंटू किसान उस मांस के अनुपात में ही वहाँ ले जा करके अनाज को रख लेते हैं, जब दोनों तरफ से दोनों वस्तुओं का मूल्यांकन करने के बाद में जब दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते हैं कि जो वस्तु एक दूसरे आदान प्रदान कर रहे हैं उनके द्वारा आदान प्रदान की गई वस्तु का जो मूल्य है वो समान हो रहा है, तो ये लोग एक दूसरे की जो दी हुई वस्तुओं को लेकर के जाते हैं, और इन आदान प्रदान के दौरान वे किसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल अपनी मौन सहमति के आधार पर ही एक दूसरे की वस्तुओं को लेते हैं, और इसी व्यापार को हम मौन व्यापार कहते हैं। ये जो उनका पूरा व्यापार है, ये व्यापार मुख्यतः उनके आपसी संतुष्टि और सहमति पर आधारित है। यदि ये संतुष्ट नहीं होते हैं तो एक दूसरे की वस्तु नहीं उठाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे की वस्तु से संतुष्ट हो जाते हैं तब ये वस्तुओं को उठाते हैं और लेकर के जाते हैं, तो इसीलिए इसे हम मूक व्यापार भी कहते हैं। अब हम यदि इन पिग्मी जनजाति के सामाजिक संगठन की बात करें तो निश्चित रूप से इनका आधुनिक समाज से कोई संबंध नहीं है, तो इनका जो सामाजिक संरचना है वो परंपरागत आदिम तरीके का है। इनका जो सामाजिक संगठन है ये आदिम प्रकार का है, और इसके अलावा पिग्मी है ये उत्तम आखेटक है, यानी कि शिकार करने में इन्हें कुशलता हासिल है। इसके अलावा ये लोग जो लघु बस्तियां बनाते हैं 10-12 के समूह में, इन लघु बस्तियों का जो मुखिया होता है ये मुखिया सबसे सर्वश्रेष्ठ आखेटक को ही ये मुखिया बनाते, यानी कि जो शिकार करने में सिद्धहस्त हो, जो कुशल हो, जानकार हो, उसी व्यक्ति को ये अपने बस्तियों के समूह का मुखिया घोषित करते हैं। इसके अलावा पिग्मी जो लोग हैं ये नृत्य के बहुत प्रेमी हैं। इनका नृत्य रात भर चलता रहता है, और इसके अलावा पिग्मियों में एकल विवाह के साथ साथ बहु विवाह प्रथा का भी प्रचलन है, और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ये मृत्यु में मुख्य रूप से दाह संस्कार करते हैं, यानी कि इनमें मृत शरीर को जलाने की परंपरा है। इस प्रकार इनका जो सांस्कृतिक विकास है ये मुख्य रूप से आदिम प्रकृति का है, और इनका जो सामाजिक विकास है, सामाजिक संगठन है, इसका वहाँ के वातावरण के साथ में पूर्णतः अनुकूलन स्थापित करके किया गया इनका सामाजिक संगठन है। अब हम यदि बात करें, क्योंकि वर्तमान समय में जिस तरह से विकास हुआ है, इस विकास के क्रम में निश्चित रूप से आधुनिक समाज के साथ में इनका संपर्क भी हो रहा है, तो मुख्य रूप से यदि हम देखें तो पिग्मी जो जनजाति है वो संकालु स्वभाव की जनजाति है। इस वजह से ये लोग हैं ये बाहरी दुनिया से दूर रहना पसंद करते हैं, तथा ये मुख्यतः अपनी परंपरागत जीवन शैली को अपनाए रखना चाहते हैं, और इसी परंपरागत रीति रिवाजों जीवन शैली के पक्षधर हैं। पिग्मी लोग, मैंने आपको पहले ही बताया था, इनका जो प्रमुख रूप से संबंध है ये उनके पड़ोसी क्षेत्र में रहने वाले बंटू कृषक समुदाय है, उनसे ही संपर्क है मुख्य रूप से, और ये भी संपर्क मुख्य रूप से उनका मौन संपर्क रहता है। केवल वस्तु विनिमय के लिए इनके जो मौन स्वीकृति के आधार पर एक बंटू कृषकों से अनाज लेते हैं और उसके बदले में ये उनको बंटू कृषकों को मांस देते हैं। ये इनका केवल मौन व्यवहार रहता है बंटू किसानों के साथ में। इसके अलावा क्योंकि पिग्मी जो समाज है ये आदिम प्रवृत्ति का है, और ये परंपरागत जीवन शैली को आज भी जी रहा है। इस कारण इनका आधुनिकता से इतना संबंध स्थापित नहीं हुआ है।
इस वजह से इनकी जो जन्म दर है, जन्म दर के साथ साथ में मृत्यु दर भी बहुत उच्च है। और इनकी जो उच्च मृत्यु दर है, इस उच्च मृत्यु दर को वे मुख्य रूप से पिग्मी देवी का प्रकोप मानते हैं। इसके अलावा पिग्मी समाज, क्योंकि ये प्रकृति के साथ में अनुकूलन स्थापित करके रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये लोग प्रकृति के पुजारी है, तथा इन लोगों की मूल भावना ये रहती है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर प्रकृति से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना इनका जीवन का मुख्य उद्देश्य है। ये प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा से किसी प्रकार का कार्य न करके केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही प्रकृति से वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में पिग्मी समाज पर पड़ोसी कृषक, जिसमें बंटू और इसके अलावा यूरोपियन समाज का कुछ प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि जहां वर्तमान में पिग्मी समाज रहता है, वहां कालांतर में यूरोपियन समाज ने वहां अपना उपनिवेश स्थापित किए थे और इन उपनिवेशों के कारण वहाँ यूरोपियन संस्कृति का थोड़ा सा प्रभाव देखा जा सकता है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि जब वहाँ यूरोपियन समाज ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, तो उस वजह से इन पिग्मी समाज की, पिग्मी जनजाति की जो जनसंख्या है वो भी काफ़ी कम हुई है। इसके अलावा वर्तमान समय में ये जो पिग्मी समाज है, ये अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़ करके बहुत कम मात्रा में ये लोग खान मजदूर और नौकरी के रूप में भी काम कर रहे हैं। इन सब के बावजूद पिग्मी समाज है, ये वर्तमान में आज भी कठोर प्राकृतिक वातावरण के साथ में परंपरागत जीवन यापन कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो पिग्मी समाज है उसका आज भी आधुनिक समाज से उतना संबंध स्थापित, संपर्क नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए था। और उसके पीछे का कारण है कि ये लोग एक तो संकालु स्वभाव के हैं, और दूसरा ये जिसे हम वर्तमान में सभ्य समाज कहते हैं या आधुनिक समाज कहते हैं, उससे दूर रहना ही पसंद करते हैं। इन समस्त कारणों की वजह से ये जो पिग्मी समाज है, ये वर्तमान में कठोर वातावरण में अपना परंपरागत जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने भूमध्य रेखीय क्षेत्र, विशेष रूप से अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में और विशेष रूप से अफ्रीका के पश्चिमी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में निवासरत पिग्मी आदिम जनजाति के सामाजिक, उनके आर्थिक संगठन, उनके वस्त्र, उनके भोजन और उनकी जो रुचियां हैं उसके संबंध में हमने जानने की कोशिश की। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको पिग्मी आदिम समाज के बारे में आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।